मैं शुभम हिमाचल के एक छोटे से कस्बे महेबा का रहने वाला हूँ। बचपन से ही एक ऐसे समाज में पला हूँ जहाँ हर काम नियम कायदे के एक छोटे से दायरे में रहकर ही करना पड़ता है। मैं हमेशा से ही इन सभी बंदिशों को तोड़ देना चाहता था, मगर बचपन में पिताजी की मार जहन में यूं ताजा थी कि आज तक कोई भी कदम उठाने की हिम्मत ना जुटा पाया। इसी कभी अपनी आवाज़ ना उठाने वाली रिवायत और सब कुछ चुपचाप सह जाने वाली आदत ने मुझे ऐसे हालातों में ला खड़ा किया जहां मेरा सब कुछ मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल गया और मैं बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। ये कहानी है मेरे और अलका के एक ऐसे रिश्ते की जिसे समाज ने हमेशा कनखियों से ही देखा, नियमों के बटखरों में तौला और पाबंदियों की सरहदों में बांधना चाहा। वे अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं मैं ये तो नहीं जानता, मगर अपने एक हिस्से को हमेशा के लिए मुझे खोना पड़ा। एक ऐसा हिस्सा जिससे मेरे जीवन का हर एक रंग जुड़ा था, हर एक खुशी का धागा बुना हुआ था। अलका से मेरी पहली मुलाकात पास वाले पार्क में हुई थी। यूं तो हर दिन पार्क में जाकर चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ना मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, मगर वह दिन कुछ खास था। उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो कि मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। मैं अखबार की गहराइयों में पूरी तरह खो ही रहा था कि तभी अचानक मेरी निगाह बैडमिंटन खेलती एक लड़की पर पड़ी। एक शब्द में उसका जिक्र करूं तो वह प्यारी थी। उसके कंधों तक छोटे बाल थे जो हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कि वे गुरुत्वाकर्षण को धता बता रहे हों। माथे से आने वाला पसीना गाल की सांवली त्वचा पर मोती की तरह चमक रहा था। शटल कॉक पर टिकी हुई उसकी नजरें में न जाने कौन सी सम्मोहन करने वाली शक्ति थी जो कि मुझे पागल कर रही थी। उसके होंठ यौवन की लालिमा को कुछ इस कदर समेटे हुए थे कि मानो गुलाब की पंखुड़ियों को चुनौती देना चाहते हो। मैं उसकी सुंदरता से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर उसे कुछ इस तरह निहारने लगा कि जैसे उसे अपनी आंखों में ही भर लूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं कल्पना की एक ऐसी दुनिया में आ गया हूं जहां से लौटने का कोई भी रास्ता ना हो। सारी घड़ियां थम गई हों, सब कुछ ठहर सा गया हो। गाड़ियों का जोर से बजता हॉर्न मुझे जीवन में इतना मधुर कभी नहीं लगा था। तो किसी महान संगीतज्ञ ने कोई विशेष धुन बनाई हो। हवा का झोंका भी उगते हुए सूर्य से आलिंगन करके एक विशेष किस्म का वातावरण बना रहा था जो कि मुझे मदहोश होने पर मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। मैं किनारे वाली बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ता और वो कभी बैडमिंटन खेलती तो कभी फूलों को पानी देती या फिर मोहल्ले के बच्चों से बातें करती। उसे देख लेने पर मुझे एक अजीब सी राहत महसूस होती, जैसे कि बच्चों को नोटिस बोर्ड पर छुट्टी की खबर देखकर मिलती है। मैंने जेम्स बॉन्ड की बहुत सी फिल्में देखी हैं और उन्हीं से सीखते हुए मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। उसका नाम अलका था और वो पास वाले मोहल्ले में नई शिफ्ट हुई थी और वहाँ अकेले ही रहती थी। वो अक्सर मुझे घूरते हुए पकड़ लेती थी और मैं घबराहट में नजरें झुकाकर कुछ ऐसे नाटक करता जैसे कि किसी गहरे ख्याल में खोया हुआ हूँ। वह भी मुस्कुराते हुए नजरें हटा लिया करती। इस घटना से मुझे दो बातें पता चली। पहली कि लड़कियां भावनाओं को पकड़ने में कमाल की होती हैं और दूसरी यह कि लड़के इसे छिपाने में उतने ही फिसड्डी होते हैं। अचानक एक दिन वो पार्क में मेरे बगल वाली सीट पर आके बैठ गई। मेरे लिए बिल्कुल भी अनुमानित नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज सी हो रही थी और दांत चेन उतरी साइकिल की तरह कटकटा से रहे थे। थोड़ी देर तक
हम दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई थी। इस दौरान हर एक लम्हा एक साल सा लग रहा था। फिर उसने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए बोला, हाय। वो हाय मेरे जहन में आज भी उतना ही ताजा है। एक हाय से शुरू हुआ सफर कब घंटों घंटों चलने वाली बातचीत बन गई, पता ही नहीं चला। घड़ी की हर बढ़ती सुई के साथ हम दोनों और करीब आ रहे थे। अब बहुत सी अनकही बातें आंखों और खामोशी से मालूम कर ली जाती थी। हर एक दिन नया सा लगता था। हम दोनों के इसके इजहार का जरिया चिट्ठियां बनी थी। हाँ, माना थोड़ा ओल्ड फैशन है, मगर हम दोनों ने बोलने के बजाय जज्बात को स्याही के धागे से कागज पर पिरो देना बेहतर समझा। हम एक दूसरे को रोज एक चिट्ठी देते, जिसमें कभी हम एक दूसरे की खूबियां तो कभी शायरियां या फिर ऐसे ही कोई गैर जरूरी बातें लिख दिया करते। उस समय सब कुछ खूबसूरत सा लग रहा था, मगर उस समय मैं इस बात से अनजान था कि मैं अपने खुशियों के कर्व के मैक्सिमा पे हूं। एक दिन वो पार्क में नहीं आई। थोड़ी देर इंतजार के बाद मैंने उसका फोन लगाया, मगर वह भी बंद था। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. मैं उसके घर गया, वहां भी ताला लटका हुआ था। मैंने पड़ोसियों से छानबीन की, मगर कुछ पता ना चल सका। मुझे लगा कि शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, तभी वह बिना बताए चली गई। यही सोचकर मैं घर लौट आया। घर पहुंचकर रोज की तरह न्यूज शो लगाकर सोफे पर बैठ गया। की तरफ अभी एक ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल से आ रही है, जहां रोहतांग रोड के गुलाबा गांव के पास 4 टूरिस्ट लड़कों ने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह 9 बजे के करीब एक लड़की को काफी सज धज के रोहतांग टॉप की तरफ जाते देखा गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाश की बुरी हालत होने की वजह से लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के हाथ एक चिट्ठी भी बरामद हुई है। यह सुन के मेरा बदन सिहर उठा, हाथ पैर कांपने से लगे, मानो कि कानों में किसी ने खौलता तेल डाल दिया हो। मैं अवाक सा बस खड़ा रह गया। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर मेरे गले से एक स्वर भी ना निकल सका। मैं रोना चाहता था, मगर मेरे आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना निकल पाई। माथे से गिरने वाली पसीने की बूंदें माथे पे पड़ी चिंता की लकीरों को और स्पष्ट कर रही थी। मुझे एक ऐसी अनंत सी खामोशी ने आगोश में ले लिया, जिसका एक सिरा मैं आज भी खोजता हूं। इस घटना को पूरे 1 महीने बीत गए। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। पृथ्वी अभी भी अपने धुरी पर घूम रही थी, मगर मेरा संसार तो जैसे थम गया हो। सब कुछ ठहरा हुआ मालूम पड़ता था। कुछ भी करने का जी नहीं होता था। जैसे किसी त्योहार के खत्म होने पर सब कुछ वीरान सा लगता है, वैसे ही अलका के जाने के बाद सब कुछ नीरस सा हो गया था। कुछ दिनों तक मैं उसके फिर लौट आने की आस में पार्क में जाता था, मगर फिर वहां भी जाना बंद कर दिया। अब उम्मीद के सभी दरवाजे लगभग बंद से हो गए हैं, मगर एक आवाज कहती है वो जरूर लौटेगी, और उसी के सहारे मैं हर दिन नया सवेरा देखने की हिम्मत जुटा पाता हूँ।